इन लोगों ने वहां पे लगाया वेपन, हथियार अलग अलग जगह से, और अंधाधुंध फायरिंग करी शुरू, अंधाधुंध, खून से लथपथ पूरा मैदान। कि किंग हुसैन ने जितने फिलिस्तीनी मारे थे 11 दिन में, उतने इजराइल 20 साल में नहीं मार पाया। अब अमेरिकन इजरायलियों को यह बोल रहे हैं कि सुनो, तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, अब तुम ठोको आराम से। हम यहां पे खड़े हैं, जिस बंदे ने 20 से लेकर 25,000 फिलिस्तीनियों को मारा, जिनके लिए पाकिस्तानियों का दिल धड़कता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, काफी हलचल हो गई दुनिया में, हर जगह उथल पुथल हो रही है, क्योंकि हमास ने इजराइल के ऊपर कर दिया हमला और अब इजराइल ठोक रहा है यार। इसमें और बॉस इजराइल जो ठोक रहा है ना दोस्तों, इजराइल जो ठोक रहा है, हिंदुस्तान तक चीखें निकल रही हैं। अब आप बोलेंगे साहब, हिंदुस्तान का हमास और इजराइल से क्या लेना देना? लेना देना है, और ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा क्या लेना देना है। लेकिन भारत से बड़ी आवाजें निकल रही हैं कि साहब हमास के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, और बड़े प्यारे लोग हैं हमास वाले वैसे भी। एनीवे, इजराइल इनको ठोक रहा है दोस्तों। और अब जो बात हुई है ना इजराइल में, मैं आपको बताता हूं स्टोरी क्या है पूरी। आप सुनेंगे, आपको मजा आ जाएगा। इजराइल ने आर्टिकल 40 एलएफ, एक ALEPH आर्टिकल 40 एलएफ है, ये इजराइल ने इन्वोक कर दिया है। और दोस्तों, ये हुआ है 50 साल के बाद। ये आर्टिकल है क्या बेसिकली, और इसके पहले कब इन्वोक करा गया था? ये आर्टिकल इन्वोक करा गया था 1973, जब यौम किपुर की लड़ाई हुई थी। यौम किपुर की लड़ाई भी ऐसे ही विश्वासघात से ही शुरू हुई थी, जैसे इस बार हुई है ना विश्वासघात से शुरू। शबात का दिन, शबात का दिन यानी कि सैटरडे का दिन, जिसमें कोई भी यहूदी काम नहीं करता। वो उनके लिए एक होली दिन है, एक पाक दिन है, एक पावन दिन है, और उस दिन यहूदी काम नहीं करते। यहूदी उस दिन प्रेयर करते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, लेकिन उस दिन काम नहीं होता। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जब हम चाणक्य डायलॉग्स का कॉन्क्लेव करते थे ना, जिसमें आर्मी चीफ आए थे, CDS आए थे, और बाकी सब लोग आए थे दोस्तों, तो उसमें हमने इजराइल के एम्बेसडर साहब हैं, हमने उनको भी बुलाया था। हमने बोला सर आप भी आइए, आप यहां पे आएंगे, आप बातचीत करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, लोगों का हौसला बढ़ेगा, आप आइए। तो उन्होंने बड़े विनम्रता पूर्वक मुझे क्या बोला, उन्होंने बोला मेजर साहब सैटरडे है, शबात है, मैं आ नहीं पाऊंगा, आप अगली बार बुलाइए, आप मुझे, आप फ्राइडे को बुलाइए, थर्सडे को बुलाइए, किसी भी दिन बुलाइए, मैं हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन उस दिन मैं कुछ नहीं करता। और ये इजराइल की स्टेटेड पॉलिसी है, यहूदी उस दिन कुछ नहीं करते, क्योंकि उस दिन सिर्फ भक्ति में लीन रहते हैं यहूदी। और वही दिन चुना हमास ने अटैक करने के लिए। दोस्तों, साउथ से अटैक करा जब उन लोगों ने, तो उन लोगों ने मोटरसाइकिल पे भी थे, वो लोग गाड़ियों में भी थे, तार काट के पैदल भी आ गए, कुछ लोग पिकअप ट्रक पे आ गए, कुछ लोग नाव में आ गए। और उन्होंने जो सबसे पहले कुछ जो हमले हुए थे, कुछ जो हमले हुए थे सबसे पहले, उसमें से एक था, एक कॉन्सर्ट चल रहा था, कॉन्सर्ट पे उन्होंने हमला करा दोस्तों। कितने लोग मारे गए? 200 से ज्यादा। और दोस्तों, वहां पे उन्होंने क्या करा मैं आपको बताता हूं। आप समझ लीजिए हजारों लोगों का एक हुजूम है, लोग खुशियां मना रहे हैं, नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। इन लोगों ने वहां पे लगाया वेपन, हथियार अलग अलग जगह से, और अंधाधुंध फायरिंग करी शुरू, अंधाधुंध, खून से लथपथ पूरा मैदान दोस्तों, खून से लथपथ मैदान। लोगों के घरों में घुस घुस के इन लोगों ने बच्चों को निकाल निकाल के सरों में गोली मारी है। इन्होंने इतना आतंक मचाया हमास ने कि इजराइल मजबूर हो गया। ये तो आपने सुना है ना, 20 मिनट में 5,000 रॉकेट और फिर 7,500 रॉकेट, ये सब। अब हमास की चीखें निकल रही हैं, क्योंकि जो इंटेलिजेंस चीफ है उसका घर उड़ा दिया। अलग अलग लोगों में पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF अब इनके ऊपर हमला कर रहा है, और चीखें निकल रही हैं दुनिया भर से। अब मैं आपको 2-3 चीखों का एग्जांपल देता हूं दोस्तों। एक चीख निकली तुर्की से। तुर्की में जो स्ट्रांग मैन है, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, अर्दोगान ये कहता है कि जनाब देखो, ऐसा है कि जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा ना, यानी कि पैलेस्टीन एक देश, और ये इनका एक 2 स्टेट सोल्यूशन का एक खास एक फॉर्मूला है, उसके हिसाब से जब तक नहीं होगा ये तो चीजें चलती रहेंगी। और मैं चाहता हूं कि सन्नाटा हो जाए, चुपचाप सब लोग शांति से, ये माहौल से, ये पूरी शांति के माहौल में बातें सलट जाएं। ये अर्दोगान ने बोला। पर अर्दोगान का दोगला चेहरा है दोस्तों। अर्दोगान की जनता क्या बोल रही है, तुर्की के लोग क्या बोल रहे हैं? तुर्की के लोग सड़क पे आ गए, और तुर्की के लोग कह रहे हैं अर्दोगान से कि अर्दोगान साहब, तुर्की की फौजें भेजो, ये गजा जाएंगी और तुर्की की फौजें लड़ेंगी इजराइल के खिलाफ। तो दोस्तों, ये एक तुर्की का आम आदमी चाहता है कि तुर्की की फौजें भेजी जाएं और वो लड़ें। आप समझ रहे हैं कितना रेडिकलाइजेशन है, कितनी नफरत है, कितनी नफरत है। नफरत आई कहां से, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, इतनी नफरत आई कहां से।
अब मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों। देखिए, इशू ये है कि बात 1918 की है, ठीक है, कुछ 100 साल से ऊपर की बात है, और फिर इजराइल की बात है। उस जमाने में तुर्की में ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, और जो ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर ने वहां पे सऊदी अरब के इस एरिया में और दुनिया भर के इस एरिया में भी, एक तो सऊदी अरब में उन्होंने काफी आतंक मचा रखा था तुर्कों ने, और आतंक मचा रखा था जो इजराइल का एरिया था। उस समय मॉडर्न इजराइल नहीं बना था, पर एरिया वही था। तो इनकी फौजें थी, और आपको पता है उस समय तुर्की की जो शाही फौजें थी उनकी हवा किसने निकाली थी? सोचिए जरा दोस्तों, बैटल ऑफ हाइफा के बारे में आप पढ़िएगा। जोधपुर से गए थे हमारे, जोधपुर से, और मेजर दलपत सिंह हुआ करते थे उस जमाने में। मेजर दलपत सिंह ने लीड करा था चार्ज जोधपुर लांसर्स का, और जोधपुर लांसर्स ने तुर्की की फौजों के छक्के छोड़ा दिए थे। यहां पे घोड़े में नेजा लेके, भाले लेके, जो जोधपुर लांसर्स के जो फौजी थे दलपत सिंह जी के कमांड में, उन्होंने भाले लिए और मशीन गन, वहां से तुर्की वाले मशीन गन चला रहे हैं, और घोड़ों पे जाके इन्होंने एक एक को मार के ठोक के पूरा साफ कर दिया। ये बैटल ऑफ हाइफा है। तो तुर्की ये ना भूले, अगर वहां पे जाने की कोशिश करेगी तो ये उसी जगह जा रही है जहां पे इनके बाप दादाओं ने मार खाई थी। खैर नहीं, यहां पे भारत में बड़े प्रेमी आज, ये कहां से प्रेमी निकले? हमास के। ये निकले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये देखिए। ठीक है, आप पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की बात कर रहा हूं कि आप स्टूडेंट हैं, आपको इंटेलेक्चुअल रिगर की बात करनी चाहिए। आप बोलिए साहब ये चीज हुई थी, ये चीज हुई थी, इस चीज की वजह से हम पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, और आपका पूरा हक है। आपके सर पे किसी ने बंदूक नहीं रखी कि भाई आपको इजराइल को ही सपोर्ट नहीं। क्यों? आप जिसको मन चाहे उसको सपोर्ट करें। लेकिन जब आप नारे लगाते हैं ना कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह? आप ये कह रहे हैं कि हमास ने कुछ भी करा हो, तो यार गलत है ना। ठीक है, हमास ने 2-3 साल के बच्चों के माथों पे गोलियां मारी हो, औरतों का रेप करा हो, लेकिन हम हमास आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम मानते हैं कि आपके साथ कभी जुल्म हुआ होगा, और एनीवे तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कहानी खत्म हो गई। बात ही वहां पे खत्म हो गई ना। आपने जब ये बोल दिया, आपने ये नहीं बोला, और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, उसका बहुत बड़ा नाम है, और देश का ये एक्सपेक्टेशन है कि वहां का स्टूडेंट जब बात करेगा अकल की बात करेगा, बुद्धि लगा के बात करेगा, दिमाग से पैदल होकर बात नहीं करेगा। वो ये बोलेगा कि हां ठीक है, अगर मैं पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा हूं तो मेरे ये कारण है, ये वजूहात है, ये इसकी हिस्ट्री है, ये इसकी ज्योग्राफी है, और इसलिए मैं समझता हूं कि ये सही है पक्ष और ये पक्ष गलत है। ये बोलना चाहिए। आप तो सड़क पे आ गए, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई इसका मतलब ये, कल अगर लश्कर तैयबा अटैक करेगा भारत पे तो आप यही बोलेंगे कि हम लश्कर के साथ खड़े हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, रिश्ता तो वही है ना। फिर अगर आप मजहब की बात कर रहे हैं, अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं, तो फिर तो इट इज द सेम थिंग। इसका क्या लॉजिक है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह? ये तो बात ही बेकार है, बेसर पैर की बातें। और मजहब से ऊपर उठ के देश को देखना चाहिए, मजहब से उठ के। क्योंकि देखिए मैं एक बात बताऊं, कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टूडेंट से पूछो कि तुम कहां जाओगे, कहां जाना पसंद करोगे विदेश में, अगर बोले इनमें से कितने जाएंगे पैलेस्टीन? कोई नहीं जाएगा। ये सब बकवासबाजी है, ये सब बकवासबाजी है। इनसे बोलो अगर तुम बाहर पढ़ने कहां जाओगे, कोई बोलेगा कि नहीं तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं काम करता हूं, मैं पैलेस्टीन जाऊंगा। कोई नहीं जाएगा पैलेस्टीन। ये सब के सब यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उधर की रेल लगाएंगे और वहीं की रेल पकड़ेंगे लोग। सब करते हैं, दिल्ली वाले भी करेंगे, अलीगढ़ वाले क्यों, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले कहां चले जाएंगे? पैलेस्टीन। सबको वहीं जाना है। तो भाई मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से, मैं आपसे ये कहूंगा कि थोड़ा सा अपना दिमाग सेंटर में लाइए। ये हर समय जब आप मजहब को लेकर बात करेंगे ना, और आपका रिकॉर्ड रहा है, अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू से, आपका रिकॉर्ड रहा है। अगर आप मजहब को लेकर बात करेंगे, फिर दूसरी पार्टी भी मजहब को लेकर बात करेगी, और जब दूसरी पार्टी मजहब को लेकर बात करेगी, फिर आप विक्टिम कार्ड प्ले करोगे कि साहब इस्लामोफोबिया हो गया और हमारे खिलाफ ऐसा, हमारे खिलाफ ऐसा। अगर आप मानते हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन की कॉन्फ्लिक्ट एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है,
एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है। तो फिर तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा फिर वाजिब नहीं है। यह नारा वाजिब नहीं है बॉस। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सही कौन है गलत कौन है मुझे कोई लेना देना नहीं है, तेरा मेरा रिश्ता यही है कि हम दोनों मुसलमान हैं। यह फिर लॉजिक गलत है। फिर दूसरी साइड जब कार्रवाई करेगी फिर आप ये मत कहना कि यह बुरा हो गया ये अच्छा हो गया, क्योंकि आप पहले मजहब में देखो। ये पैलेस्टीनियन जो है ना, आम पैलेस्टीनियन, मैं हमास की बात नहीं कर रहा, वो तो चोर हैं, आतंकवादी हैं। आम पैलेस्टीनियन भी ये नहीं कहता। आम पैलेस्टीनियन ये कहता है कि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रगल है, लेकिन आपने इसको एक मजहबी स्ट्रगल, एक मजहबी रंग देने की कोशिश करी है कि सारे लोग इकट्ठा हो जाओ। पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करो, आईएएस की तैयारी करो, हैं, वकील बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। यही सब बकवासबाजी करनी है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, क्या रिश्ता है तुम्हारा? तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ है भाई। तुम हिंदुस्तानी हो, मैं भी हिंदुस्तानी हूं। तुम मुसलमान हो सकते हो, मैं हिंदू हो सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम्हारा और मेरा रिश्ता है, तुम्हारा फिलिस्तीन के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये गलत फहमी अपने मन में मत पालो, क्योंकि फिलिस्तीनियों को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता कि एएमयू में कौन क्या बकवास कर रहा है। वो अपना झगड़ा खुद लड़ रहे हैं। और अगर इतनी हिम्मत है, मैं कह रहा हूं कि इतना मजहब उबाल मार रहा है दिल के अंदर, तो हथियार पकड़ो, जाओ लड़ो यार, वहां पे लड़ो, वहां पे तेरा मेरा रिश्ता क्या, तो जाओ लड़ो ना। फिर रिश्ता अगर निभाना है तो फिर पूरी रिश्तेदारी निभाओ। सोचना इसके बारे में, सोचना। आपका रिश्ता मेरे साथ है, आपका रिश्ता यहां पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भारत में है ना, उसके साथ आपका रिश्ता है। फिलिस्तीन विलिस्तीन के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, बकवासबाजी है ये। और ये आपके दिमाग में भरी गई है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, कोई तेरा मेरा रिश्ता नहीं, आपका और मेरा रिश्ता है। आपका और फिलिस्तीनियों का कोई रिश्ता नहीं है, भूल जाइए। ठीक है जी दोस्तों, मिलिट्री स्पोक्सपर्सन है इजराइल के, उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉर्निकस। लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉर्निकस ने यह बोला है कि लार्ज नंबर ऑफ इजरायली सोल्जर्स एंड सिविलियन स्पेशली वुमेन आर बीइंग हेल्ड। अब ये हमास ने क्या करा है कि हमास ने लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया। अब हमास को एक बात पता है, देखो है तो आतंकवादी, हमास वाले हैं तो आतंकवादी। तो हमास को अब यार ये मन में उनका देखिए सिस्टम कैसे चल रहा है। उनको पता है कि हमने तो कर दिया ये सब छिछोरी हरकत, हमने गिरी हुई हरकत कर दी है। अब इजरायली मारेंगे तो इनको फिर इस्लामोफोबिया का विक्टिम कार्ड भी तो खेलना है यार। आप इनकी मजबूरी समझिए, हमास वालों की इनकी मजबूरी समझिए। अब ये विक्टिम कार्ड भी तो खेलेंगे कि तो क्या हुआ अगर हमने 700-800 इजरायली मार दिए, तो क्या हुआ हमने अगर कुछ औरतों के साथ गलत सलूक कर दिया, तो क्या हुआ अगर बच्चों को गोली मार दी। आखिर हम भी तो बेचारे हैं, क्या हमें हक नहीं है विक्टिम कार्ड प्ले करने का? तो भाई साहब अब ये विक्टिम कार्ड वाले मोड में आ गए। और इन्होंने एक और चीज करी है, जो लोगों को किडनैप करा है ना, अब वहां पे देखिए पैलेस्टीन वेलेस्टीन या गाजा फाजा जो भी एरिया है, यहां पे बंदे की जिंदगी का ये एक दूसरे को ही निपटाते रहते हैं फ्री टाइम में। ठीक है, एक दूसरे को आपस में निपटाते रहते हैं। तो इनकी लाइफ की तो वैल्यू है नहीं ना, खुद समझते हैं लाइफ की वैल्यू। लेकिन इजरायली अपने लोगों की लाइफ की वैल्यू बहुत ज्यादा रखता है। और ऐसा कई बार हो चुका है कि एक इजरायली को छुड़ाने के लिए कई 100 पैलेस्टीनियन उन्होंने छोड़ दिए। तो मैं एक चीज कहूंगा इजरायलियों से, ठीक है जी, एक चीज आप समझ लीजिए, इनका जो निपटारा है ना, आपको परमानेंट करना है। आपको इनका निपटारा परमानेंट करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इनको, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा सोच रहे हैं, ये मैं ऐसी मुहावरतन बोल रहा हूं आपसे, अगर आपको ऐसा लगता है 2 मिनट के लिए कि ये इसके बाद नहीं, इनके जो लीडर हैं कतर में बैठे हैं, इनके लीडर जो तुर्की में बैठे हैं, आपको एक एक से हिसाब लेना पड़ेगा। यू हैव टू अकाउंट फॉर एवरीबडी। आपको हमास को और हिजबुल्लाह को, जो लेबनान में आपके ऊपर आप फायरिंग कर रहे हैं, आप उनके ऊपर आर्टिलरी के शेल गिरा रहे हैं, आपने हिजबुल्लाह और हमास दोनों को निपटाना पड़ेगा परमानेंटली। और मैं तो ये कह रहा हूं कि पूरा जो वेस्ट बैंक है ना, पूरा का पूरा घेर लो, पूरा घेर लो। मैं बता रहा हूं आपको, वहां के लोग थोड़े समय के बाद अकल उनको आ जाएगी, क्योंकि जो जिंदगी इजराइल दे सकता है वो हमास वाले चोर उचक्के हैं, डकैत हैं, टेररिस्ट हैं। वो क्या जिंदगी देंगे किसी को? बिजली तो इनकी यहां इजराइल से जाती है। बंद करो सब, ये खाना पीना पानी शानी सब बंद करो यार। अब ये देखना रोना शुरू करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। अब देखना। और ये अल जजीरा, मैं आपको बता रहा हूं, आज बता रहा हूं आपको, अब देखना अल जजीरा, देखना आप अल जजीरा क्या विक्टिम कार्ड प्ले करता है यार। अल जजीरा, बाय गॉड, अल जजीरा, वाह वल्लाह हबीबी, मजा आ गया देख के। अल जजीरा देखना कैसा विक्टिम कार्ड प्ले करेगा। हाय इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया के ऊपर पूरी वेब सीरीज निकाल देगा अल जजीरा, आप देखना।
10 दिन के अंदर वेब सीरीज ना निकल गई पूरी, इस्लामोफोबिया के ऊपर, ये हो रहा है, ये हो रहा है। विक्टिम कार्ड इनका, भाई साहब, इन जैसा विक्टिम कार्ड पैलेस्टीनियन, ये जो हमास वमास है ना, और ये कतरी हैं, इन जैसा विक्टिम कार्ड कोई नहीं खेल सकता। हम बेचारे, हैशटैग हम बेचारे, ये इतना बड़ा ब्रांड हम बेचारे को बना देते हैं कि दूसरा आदमी सहम जाता है कि ये कर क्या रहे हैं यार ये लोग। व्हाट इन गॉड्स नेम आर दीस गाइस डूइंग? हम बेचारे। न्यूयॉर्क से लेकर शिकागो से लेकर मेलबर्न से लेकर सिडनी से लेकर ओंटारियो से लेकर आप देखना पूरा लंदन तक, पूरे फ्रांस, पेरिस, पूरे यूरोप में आप देखना हम बेचारे, हैशटैग हम बेचारे, इस्लामोफोबिया, विक्टिम कार्ड। ये ऐसा घुमाएंगे, ये ऐसा घुमाएंगे, ऐसा घुमाएंगे। अच्छा, जब हमास ने अटैक करा तो इन्हीं लोगों ने सेलिब्रेट करा, ये कतरी वतरियों ने ना बहुत सेलिब्रेट करा। जैसी इनको पिटाई, देखिए दो चीजें हैं, पाकिस्तानियों का भी यही है। पाकिस्तानियों के, आप पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर्स को देखते 6 और 7 तारीख की रात को, आप देखते उनका मूड, अरे हमास ने जो मारा है, खंजर उतार दिया इजराइल के दिल पे। और बड़ी बड़ी वो लेडी एंकर का मैं नाम नहीं लूंगा, जाहिल है एक नंबर की वो बड़े बड़े ऐसा ये वैसा वे। अब वही लेडी एंकर, हाय क्या होगा फिलिस्तीनियों का, और फिलिस्तीन पाकिस्तानियों का ना बड़े दिल में आ रहा है। मैं पाकिस्तानी के भी ना, रुक जाओ पाकिस्तानियों, अभी तुम्हारे कपड़े उतारता हूं, रुको। तुम्हें तो जब तक मेजर गौरवारिया की डोज ना मिल जाए ना एक दिन में, तो तुम्हारा भी दिन अच्छा नहीं जाता, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती। अब मैं तुम्हारे जरा जलील करता हूं, रुको। दोस्तों ऐसा है, ये देखिए एक्सप्रेस ट्रिब्यून, ये पाकिस्तान का अखबार है, इंडिया का अखबार नहीं है, इंडिया का। ये यहूदी अखबार नहीं है, ये ईसाइयों का अखबार नहीं है, ये पाकिस्तानियों का अखबार है। ये क्या लिखता है देखो, सुनना। Even a then obscure Pakistani brigadier bearing the uplifting name of Ziaul Haq performed yeoman service for King Hussein by blatantly violating the terms of his secondment to the Jordanian army by taking part in the massacre, undoubtedly valuable match practice for what he was about to wreak in his native country just 7 years later at its worst military dictator. अब देखो जी, बात क्या हुई, मैं आपको बताता हूं। जो पाकिस्तानी कहते हैं ना, कई पाकिस्तानी कहते हैं फिलिस्तीनियों के लिए हमारा दिल धड़कता है, तुम लोग चोट्टे हो सबके सब। तुम लोगों ने फिलिस्तीनियों पे जो जुल्म करा है ना, मतलब तुम लोगों ने तो इतना जुल्म करा है उनके ऊपर, इतना जुल्म करा है। अब मैं तुम्हारे कपड़े उतार रहा हूं, तुम्हारा अखबार दिखा के, तुम्हें पाकिस्तानी हो, तुम्हारे न्यूज़पेपर, तुम लोगों ने फिलिस्तीनियों के साथ क्या कर रखा है ये जानो पहले। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून तुम्हारा अखबार है, इसकी ये देखो, दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पे, ये है देखो। ये कहते हैं कि वास्ट मेजोरिटी जो पैलेस्टीनियन थे वो जो रेफ्यूजी बनकर आए, ठीक है जी, वो आए जब इजराइल में 1947 का जब हो गया फॉर्मेशन ऑफ इसराइल, उसके बाद हुआ है। और 6 डे वॉर जो हुआ था 1967 में, जिसमें इसराइल ने कई जो अरब स्टेट थे एक साथ, उन्होंने ना, इनकी आदत है अकेले नहीं आते कभी, सब मिलके आते हैं भेड़ियों की तरह। ये आए, इसराइल ने सबको ठोक दिया, 5-6 आए थे, निपटा दिया इसराइल ने एक साथ, 5-6 को एक साथ निपटा दिया। तो 3 लाख से ज्यादा पैलेस्टीनियन वहां से भाग कर आए, या अमान और जॉर्डन के कई हिस्सों में आ गए, यानी कि जंग हुई वहां पे तो ये लोग भाग के आ गए, ठीक है जी। अच्छा, वहां पे इनको खुजली थी पैलेस्टीनियंस को। पैलेस्टीनियंस की खाज जो है ना 76 साल पुरानी, आज की खाज नहीं है इनकी, आप सोच रहे हो अभी की खाज है, ना 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 ना, इनकी खाज खुजली बहुत पुरानी है। तो जब ये जॉर्डन में थे, जो कि एक मुस्लिम मुल्क है, वहां पे भी इनको खुजली हुई, इनकी खाज वहां पे भी हुई। तो इनके साथ, इनका जो किंग हुसैन था वहां पे जॉर्डन का, इनके साथ उनकी ठक होने लगी। 1952 में, 1952 में किंग हुसैन राजा बन गया जॉर्डन का, ठीक है, याद रखिएगा 1952 किंग हुसैन जॉर्डन का राजा बन गया। तो ये कह रहे थे कि पैलेस्टीनियन गुरिल्लाज, उसमें लीडर यासिर अराफात था, उसके बाद के समय यासिर अराफात लीडर बना। पैलेस्टीनियन गुरिल्लाज बिगैन इंटरफियरिंग विद हाईवे ट्रैफिक, जो हाईवे ट्रैफिक था उसके साथ इंटरफियर कर रहे थे। पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी कैंप्स को कंट्रोल करना चाह रहे थे, जॉर्डेनियन आर्मी से लड़ाई झगड़ा करते थे, और गवर्नमेंट को, यानी कि सरकार को खुला चैलेंज देते थे। यानी कि पैलेस्टीनियंस की तब भी आदत थी कि मुसलमान मुल्क में रह रहे हो, वहां का राजा तुम्हें होस्ट कर रहा है, लेकिन उसके साथ भी गद्दारी करनी है। खुश कहीं नहीं है ये कभी खुश नहीं है। अब इसने क्या करा सुनो, यहां पे टेंशन बढ़ता गया, और फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन, इन्होंने जॉर्डन की जमीन इस्तेमाल करके इजराइल पे हमला कर दिया। इसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन का पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन, PFLP। इसने जॉर्डन, क्योंकि जॉर्डन में थे ये लोग, इन्होंने जॉर्डन की भूमि इस्तेमाल करके इजराइल के ऊपर हमला बोल दिया, ठीक है भाई साहब। बीचशियन एक इजराइल की टाउन थी, वहां पे पैलेस्टीनियों ने रॉकेट मारे खूब सारे, और
इसराइल ने रिस्पॉन्ड करा एयर स्ट्राइक इरबिद पे, लार्जेस्ट सिटी इन नॉर्दर्न जॉर्डन नियर सीरिया एंड पैलेस्टीनियन स्ट्रॉन्गहोल्ड। वहां पे उन्होंने बमबारी करी इसराइलियों ने, और जॉर्डेनियन आर्मी ने इजरायली सिटी टेबेरियास को सी ऑफ गैलिली में था, इसको शेल करा और बड़ा एस्केलेशन हो गया, यानी कि लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब हुआ क्या ये देखिए, Jordanian army and air force had been battered by Israel in the 1967 war। 1967 वॉर में वैसे भी जॉर्डेनियन आर्मी और एयर फोर्स को बहुत बुरी तरीके से कुत्ते की तरह मारा था इसराइल ने, घसीट घसीट के मारा, कम घसीटा ज्यादा, बेइज्जती ज्यादा करी उनकी, तो वो पहले ही सहमे हुए थे। अब उनकी जमीन इस्तेमाल करके पैलेस्टीनियंस ने अटैक कर दिया, किसके ऊपर? इसराइल के ऊपर। इनकी यहां पे जॉर्डन में हो गई लुप भयानक वाली। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब इन्होंने क्या करा कि अब इन्होंने बोला कि नहीं साहब, जॉर्डन को बोला है कि अपनी फौज वौज तुम ठीक करो, ठीक है ना। यूएस एंड यूके सप्लाइड इक्विपमेंट टू रीबिल्ड द मिलिट्री। वन ऑफ द नेशंस जॉर्डन टर्न टू फॉर ट्रेनिंग ऑफ न्यूली आर्मी वाज पाकिस्तान। तो अब उसने बोला कि नहीं यार, हमें भी हथियार चाहिए, जॉर्डन ने बोला। तो यूएस और यूके ने तो हथियार दिए, पर लेकिन बोला यार कोई तो हमें ट्रेनिंग देगा, हमें तो ट्रेनिंग नहीं आती, हमें तो कुछ आता नहीं करना, हमारी ट्रेनिंग ही कमजोर है, आती नहीं हमें ट्रेनिंग करनी। तो बोला कि नहीं, पाकिस्तानी फौज हमें ट्रेनिंग देगी। चलो ठीक है जी, पाकिस्तानी, अच्छा पाकिस्तानी भाड़े की फौज, जो पैसा फेंके वो नाचते हैं पाकिस्तानी। तो उसने बोला, पाकिस्तानियों ने पता किसको भेजा? ब्रिगेडियर जियाउल हक, वही जियाउल हक जो बाद में इनका राष्ट्रपति बना और आर्मी चीफ बना, जिसने बेनजीर के बाप को फांसी लगाई थी। ठीक है जी, ऑल राइट। ये गया वहां पे और ये किंग हुसैन का, जो किंग हुसैन जॉर्डन का था, उसका सगा बन गया। अब देखो, बात यह है कि सीरिया के अब सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 17 सितंबर 1970 को किंग हुसैन ने बोला जॉर्डेनियन आर्मी को कि जो रेफ्यूजी कैंप अमान के आसपास के मिलिटेंट हैं, आप उनको टारगेट करो। ये पैलेस्टीनियंस को जॉर्डन ने बोला, इजराइल ने नहीं, जॉर्डन ने बोला कि इनको टारगेट करो। अच्छा, 18 सितंबर को, यानी कि एक दिन के बाद, सीरिया जो बगल वाला एक देश है, उसके टैंक जॉर्डन के अंदर घुस गए, पैलेस्टीनियन जो आतंकवादी थे उनके सपोर्ट में। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे भैया, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो 17 तारीख को उसने बोला कि तुम ठोको पैलेस्टीनियन को, 18 तारीख को सीरिया वाले घुस गए टैंक लेके जॉर्डन के अंदर। अब जॉर्डन के अंदर ये लोग टैंक लेके घुस गए दोस्तों। जियाउल हक को बोला, किंग हुसैन ने जियाउल हक को बुलाया, बोला कि यार देखो, सिचुएशन सीरियस है और जॉर्डन सीरियन टैंक्स को तो अपनी फोर्सेस से संभाल लेगा, और जियाउल हक ने बोला कि मैं इसको संभालता हूं, काउंटर अटैक, आप चिंता मत करो। ये ब्रिगेडियर जियाउल हक, पाकिस्तान आर्मी वाला। ठीक है जी। अब भाई साहब, 17 से लेकर 27 सितंबर तक ये फाइटिंग हुई और कहते हैं कि 10,000 लोग मारे गए। ठीक है जी। और ब्रिटिश पाकिस्तानी राइटर है तारिक अली, वो ये कहता है कि ब्लैक सितंबर, इसको ब्लैक सितंबर कहा जाता है। उसने किताब लिखी है द डुअल, पाकिस्तान ऑन द फ्लाइट पाथ ऑफ अमेरिकन पावर, 2008 में पब्लिश हुई है। अली ने कहा है मोशदयान, तो तारिक अली जो है, तारिक अली कोट करता है और कहता है कि मोशदयान का कोट है, मोशदयान जो इजरायली है, ठीक है जी, इजरायली जनरल है, बड़ा फेमस है, एक आंख में उसकी पट्टी थी, हमने भी उसके बारे में पढ़ाई करी थी जब हम आर्मी में एक एग्जाम होता है दोस्तों, पार्ट बी में हमने मोशदयान के बारे में बहुत पहले लिखा था। मैं 1994-95 की बात कर रहा हूं, 1994-95 जहां तक मुझे याद है। तो मोशदयान ने, पता है आपको किंग हुसैन के बारे में क्या बोला? किंग हुसैन के बारे में यह बोला कि किंग हुसैन ने जितने फिलिस्तीनी मारे थे 11 दिन में, उतने इजराइल 20 साल में नहीं मार पाया। समझ रहे हैं आप? तो ये हाल है। और ये करा किसने भाई साहब? ये करा किसने? ये करा जियाउल हक ने। एक पाकिस्तानी ने 20 से लेकर 25,000 पैलेस्टीनियंस को काट दिया, एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने जिसका नाम था जियाउल हक। और उसने इतने फिलिस्तीनी मारे, और पाकिस्तानी कौम इतनी पागल हो गई खुशी से कि बोला कि ये मर्द मोमिन, मर्द हक, जियाउल हक, इसको बनाओ राष्ट्रपति, बनाओ इसको आर्मी चीफ बनाओ। जिस बंदे ने 20 से लेकर 25,000 फिलिस्तीनियों को मारा, जिनके लिए पाकिस्तानियों का दिल धड़कता है। पाकिस्तानियों, जरा जाओ और ब्लैक सितंबर डालो जरा गूगल पे, फिर तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी फौज और तुम्हारी क्या कारकर्दगी है। जो आज की तारीख में झूठ बोलता है ना, तुम्हारा शहबाज शरीफ और तुम्हारा इमरान खान और तुम्हारा नवाज शरीफ और तुम्हारा ये जितने भी भुट्टो जितने भी तुम्हारे हैं पुराने, ये सब के सब जो झूठ बोलते हैं, तुम लोग खुद फिलिस्तीनियों के कातिल हो। सोचो जरा, अपनी हिस्ट्री देखो जाके, तब तुम्हें पता लगेगा तुम लोग कितने बड़े जालिम और कितने बड़े कातिल हो। तुमने बेगुनाह फिलिस्तीनियों को काट दिया वहां पे। अब बोलते हो इजराइल ने ये कर दिया, इजराइल की साजिश है भाई?
दोस्तों, अब लेटेस्ट खबर यह है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई ने अपने आप को डिस्टेंस कर दिया। यूएई ने बोला कि भैया देखो, हमारा इस पॉलिटिक्स में कोई लेना देना नहीं है, हम तेल बेचने वाले लोग हैं, हमारा टोटल गेम डिमांड एंड सप्लाई, ग्राहक कौन है, कौन खरीद रहा है, कितने पैसे रख रहा है, गले में कितने पैसे आ रहे हैं, मुझसे लेना देना नहीं है, तुम एक दूसरे को मार रहे हो भैया, वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व। तो आपने तुर्की का सुन लिया, तुर्की के लोग कह रहे हैं फौजें भेजो, उनको ज्यादा खुजली हो रही, खुरक ज्यादा है ना तुर्की वालों को। यूएई वालों ने बोल दिया शेख हैं जिनके पास तेल है, जिन शेखों के पास तेल है उन्होंने बोला हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, हमारे इस लड़ाई से, इस पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, हम अपना काम से काम मतलब रखते हैं, तुम बताओ कितना तेल चाहिए, कितने रेट पे लोगे, इतनी बात करो हमसे, इससे ज्यादा बात मत करो। इसने देखो सामने बोल दिया है, वी डू नॉट एंगेज इन पॉलिटिक्स, वी गवर्न बाय सप्लाई एंड डिमांड एंड वी डू नॉट कंसिडर व्हाट ईच कंट्री हैज डन। डिमांड एंड सप्लाई किसके बारे में? तेल के बारे में, बस धंधे की बात करो, ये यूएई ने बोला है। और यूएस ने, सुनने में आया है कि यूएस ने बॉस यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड, जो इनका 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको वहां पे भेज दिया है पूरे जहाज वहाज के साथ, सबके साथ। और ये डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने ये बोला है कि हमने बिल्कुल इजराइल के पास ये सब जहाज। अब देखिए बात यह है ना कि जब आप जहाज भेजेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर, तो अकेले नहीं आएगा, उसके साथ डिस्ट्रॉयर आएंगे, उसके साथ फ्रिगेट आएंगे, उसके साथ न्यूक्लियर सबमरीन आएंगी, उसके साथ हवाई जहाज आएंगे, वो तो पूरा शहर जाएगा फिर। तो अमेरिका का एक बेड़ा वहां पे जाके खड़ा हो गया। ये किसके लिए बेड़ा है? क्या ये हमास के लिए? ना, नॉट एट ऑल। अमेरिका ने क्यों भेजा है? अमेरिका ने अपना पूरा जो मामला है ना, फ्लीट, ये फ्लीट क्यों भेजी है? और जेरल्ड फोर्ड भेजा है इनका 100,000 1 लाख टन डिस्प्लेसमेंट का एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पार्ट, और उसके साथ दुनिया भर के 10-15 और जहाज साथ में चलते हैं ना, अकेला तो चलता नहीं वो। और हजारों सैनिक अपने क्यों भेजे हैं? कि किसी और देश को खुजली हो, किसी भी देश को, कोई भी देश हो सकता है जिसको खाज की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन की एलर्जी हो सकती है, कि भैया हम जाके जरा इजराइल के खिलाफ कुछ कार्रवाई करें, तो वहां पे अमेरिकन खड़े हैं। अब अमेरिकन इजरायलियों को यह बोल रहे हैं कि सुनो, तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, अब तुम ठोको आराम से, हम यहां पे खड़े हैं, कोई बीच में नहीं आएगा, तुम इत्मीनान से तुम इनको ठोको, हमास को, और तब तक ठोकते रहो हमास और हिजबुल्लाह को जब तक तुम थक ना जाओ, फिर आराम करो, चाय पानी पियो, फिर ठोको इनको, हम यहां पे खड़े हैं, कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा कारण है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने का। दोस्तों, अब दोस्तों चलते हैं हम